हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेवाड़ी आईएएस में। आज हम संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मौलिक अधिकारों से संबंधित मूल अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। यह क्लास कॉन्सेप्ट आधारित होगी। उम्मीद है आपको यह क्लास बेहद पसंद आएगी। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार को समझने से पहले हमें मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को समझ लेना आवश्यक है। भारत ने मौलिक अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम यूएसए से ली। कहाँ से ली थी? यूएसए, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत ने मौलिक अधिकारों का विचार सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को भाग 3 में रखा गया है और संविधान में मौलिक अधिकारों के लिए जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार पाए जाते हैं। अब मौलिक अधिकार होते क्या हैं? मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के भौतिक, मानसिक और नैतिक विकास में आवश्यक होते हैं। आवश्यक किसके होते हैं? व्यक्ति का। व्यक्ति से तात्पर्य यहाँ पर नागरिक प्लस गैर नागरिक नागरिक से है। ठीक है। इसका अर्थ यह है कि चाहे वह भारत का हो, भारत का व्यक्ति हो या किसी दूसरे देश का भारत में रहने वाला व्यक्ति हो, उसका भौतिक विकास भी संभव हो, मानसिक विकास भी संभव हो और नैतिक विकास भी संभव हो। इस पूरी प्रक्रिया को या विकास की इन 3 प्रक्रियाओं को ही क्या कहा जाता है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ठीक है। अब हमें यह समझना होगा कि मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा कि हम जानते हैं हमारा देश 26 नहीं सॉरी हमारा देश 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है। इससे पहले हमारे देश में ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश शासन एक तानाशाही शासन था। तानाशाही। और जिस देश में तानाशाही शासन हो उस देश के व्यक्तियों का विकास होना संभव नहीं है। अर्थात तानाशाही देश में किसी व्यक्ति का भौतिक विकास कैसे संभव होगा और उसके नैतिक विकास की तो बात ही क्या करें। इसलिए हमारे देश में जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान निर्माताओं ने यह महसूस किया कि हमारे देश में मौलिक अधिकारों की अवधारणा होनी चाहिए। मौलिक अधिकार को हमारे संविधान में जगह मिलनी चाहिए। तो जब विभिन्न देशों के संविधान से यह निष्कर्ष निकला कि सबसे बढ़िया मौलिक फंडामेंटल राइट्स जो हैं वह कहाँ थे? अमेरिका में पाए गए, जो एक भारत जैसे भौगोलिक और
इस इतने विशाल देश के लिए सुटेबल लग रहा था। किसको? संविधान निर्माताओं को। इसलिए उन्होंने इसकी अवधारणा यूएसए से ली। तो जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। जब संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, इसी के साथ हम मौलिक अधिकारों को भी स्वतः हमारे देश में जगह मिल गई। अब 26 जनवरी 1950 से भारत में मौलिक अधिकार मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। ठीक है, ये इसका मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ अवधारणा थी। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों की विशेषताओं को इस आधार पर समझा जा सकता है कि मौलिक अधिकार असीमित नहीं होते हैं, अर्थात मौलिक अधिकार असीमित नहीं होते। इसका तात्पर्य है कि मौलिक अधिकारों पर सीमाएं लगाई जाती हैं। इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे कहते हैं युक्ति निर्बंधन। युक्ति युक्त निर्बंधन। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का मतलब तात्पर्य यह है कि किसी भी देश में नागरिकों को असीमित अधिकार नहीं दिए जा सकते, क्योंकि मौलिक अधिकार किसके लिए होते हैं? नागरिकों के लिए या व्यक्ति के लिए। तो इसमें युक्ति युक्त निर्बंधन का तात्पर्य यह होता है कि व्यक्ति को असीमित अधिकार नहीं दिए जा सकते, क्योंकि यदि नागरिक को या व्यक्ति को कुछ ऐसे अधिकार मिल जाते हैं जिससे वह पूरे समाज के लिए अहितकर हो, इस आधार पर मौलिक अधिकारों पर सीमाएं लगाई जाती हैं, जिसे कहा जाता है युक्ति युक्त निर्बंधन, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का उदाहरण हमें अनुच्छेद 19 खंड 2 से लेकर खंड 6 तक मिलते हैं। मौलिक अधिकारों का यह अनुच्छेद नागरिकों के अधिकारों पर युक्ति युक्त निर्बंधन यानी सीमाएं लगाता है। मौलिक अधिकार की दूसरी विशेषता यह है कि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय होते हैं। क्या होते हैं? प्रवर्तनीय। मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय होते हैं, जिसके लिए इंग्लिश में एनफोर्सेबल प्रयोग किया जाता है। एनफोर्सेबल, ठीक है। इसका तात्पर्य यह है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उसको न्यायालय में ले जाया जा सकता है, जिससे मौलिक अधिकारों का न्यायालय, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है?
संरक्षण। ठीक है। मौलिक अधिकार की दूसरी विशेषता यह है कि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय होते हैं, अर्थात मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों की विशेषता में तीसरी विशेषता यह है कि मौलिक अधिकारों का जो स्वरूप होता है वह नकारात्मक होता है। नकारात्मक होता है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को किसी कार्य को नहीं करने के लिए कहा जाता है। नहीं, स्वरूप नकारात्मक है। इसमें व्यक्ति को संकेत दिया जाता है कि तुम्हें यह करना है नहीं कहा जा सकता, बल्कि तुम्हें यह चीज नहीं करना है कहा जा सकता है। नकारात्मक अवधारणा आती है, इसलिए इसका स्वरूप नकारात्मक होता है। मौलिक अधिकारों की तीसरी विशेषता महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त होते हैं और कुछ मौलिक अधिकार विदेशी दोनों को प्राप्त होते हैं। ठीक है। कुछ नागरिकों को प्राप्त होते हैं और कुछ विदेशी नागरिकों को प्राप्त होते हैं। जैसे नागरिकों को प्राप्त अधिकार, नागरिकों को और विदेशी। ठीक है। नागरिक और विदेशी में यहाँ पर इसका सीधा सा तात्पर्य है कि नागरिक जिसकी जैसे यहाँ पर जन्म हुआ है या नागरिक के बहुत आधार होते हैं, इसको हम नागरिकता वाले अध्याय में पढ़ेंगे। विदेशी से तात्पर्य जिसकी नागरिकता भारत की ना हो, वह विदेशी हो लेकिन भारत में रह रहा हो। ठीक है। इतना समझ लीजिए। इसका डिटेल में अध्ययन हम नागरिकता वाले चैप्टर्स में करेंगे। नागरिकों को प्राप्त अधिकारों में बात करें हम, केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है। भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार कितने हैं? 15, 16, 19, 29, 30, यानी 15, 16, 19, 29, आर्टिकल 30। ये अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं। अब कुछ अधिकार ऐसे हैं जो नागरिकों के साथ साथ किसको हैं? विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। विदेशी और नागरिकों को दोनों को प्राप्त हैं। ऐसे अधिकार हैं। इन अधिकारों में मुख्य अधिकार हैं अनुच्छेद 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। कह सकते हैं कि इन 5 अनुच्छेदों को छोड़कर और अधिकार जितने हैं अनुच्छेद, उनको वो अनुच्छेद विदेशी नागरिकों और नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है। इस अंतर को आप ध्यान रखिएगा। भारत में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। कब? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो इस समय जो हमारा मूल संविधान था, इसमें मूल संविधान में टोटल 7 फंडामेंटल राइट थे। कितने से? 7 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। ठीक है। 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 1978 में एक संविधान संशोधन होता है। कब?
कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 44वां संविधान संशोधन होता है। कब? 1978 को। 1978 को जब 44वां संविधान संशोधन होता है तो एक संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार था, इसको हटाया गया क्योंकि पहले संपत्ति रखने का अधिकार भी था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार 2 अनुच्छेदों में मिलता है। कितने में? 2 अनुच्छेदों में मिलता है। एक अनुच्छेद आर्टिकल 19 खंड 1 उपखंड F, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F में मिलता था, और एक आर्टिकल 31 में। इन 2 अनुच्छेदों में संपत्ति का अधिकार मिलता था, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और इसे कहाँ रखा गया? भाग 12 में रखा गया, जो अनुच्छेद 300A इसको जोड़ा गया। ठीक है, इसको जोड़ा गया था। तब से संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रहा। ओके। अब पुनः 2002 में एक संविधान संशोधन होता है। कब? 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन होता है। कब? 2002 में। 86वां संविधान जब 2002 में होता है तो इसमें एक मौलिक अधिकार को जोड़ा गया। कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A। 21A को इसमें जोड़ा गया, ऐड किया गया। ठीक है, 21A अनुच्छेद 21A यह संबंधित है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है, जिसमें अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया और यह संबंधित है शिक्षा के अधिकार से। राइट टू एजुकेशन इससे संबंधित है। इस प्रकार अब इसको एक स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहा गया? लेकिन शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया जो स्वतंत्रता का अधिकार माना गया। कौन सा अधिकार माना गया? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। इस प्रकार वर्तमान में कुल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार। छह मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये कि यहाँ पर आप कंफ्यूजन हो रहे होगे कि एक अधिकार तो जोड़ा गया। हाँ, अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, लेकिन यह स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से लेकर 22 तक हैं उसमें ही रखा गया है इसे। इसलिए टोटल कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट हैं वर्तमान में। ठीक है, पहले 7 थे, एक हटा दिया गया। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है। भारत में मूल रूप से जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनको
मूल अधिकार भी कहा जाता है। इसलिए जो मूल अधिकार हैं वह कौन कौन से हैं? नंबर 1, समानता का अधिकार। कौन सा है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, जिसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 आते हैं। ठीक है। दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जिसमें आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21A और आर्टिकल 22। आर्टिकल 21A जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं कि 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, तो राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया जो स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत रखा गया। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसमें आर्टिकल 23, 24 आते हैं। ठीक है। इसके बाद चौथा मूल अधिकार जो है उसको बोलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28 आते हैं। इसके बाद पांचवा जो मूल अधिकार है उसे बोलते हैं सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। क्या? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें दो अधिकार आते हैं। क्या? एक आर्टिकल, दो अनुच्छेद आते हैं इसमें। ठीक है। एक आता है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। जो अंतिम हमारा मूल अधिकार है उसे बोला जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें आर्टिकल 32 आता है। तो अब दोस्तों, अब आने वाली अगली वीडियो में हम मूल अधिकारों के बारे में क्रमवार अध्ययन करेंगे। इसमें हमें पहले आर्टिकल 12 और 13 को पढ़ना है, उसके बाद हम समानता के अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह क्लास पसंद आ रही होगी। ठीक है। ओके, धन्यवाद।